नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएस की पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र की हम बात करेंगे। और ये जो क्लास है आज की, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जहाँ पर पेडागोजी पूछी जाती है, जैसे सीटेट, यूपी टेट, यूके टेट, बिहार टेट या फिर कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आज की इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये सारे जो आज के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। और इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अंत तक इस क्लास को देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। बोलता है कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षक का कार्य छात्र को उनके अनुकूल बनाना है। यह कथन है, तो यह कथन है थॉमसन जी का। किनका कथन है ये? थॉमसन जी का ऐसा कथन है। आगे बात करेंगे। बोलता है कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में डैश के कौशल का विकास होता है। तो इस गतिविधि से क्या होगा, उसके अंदर एक तो वस्तु की तुलना का, कंपैरिजन का जो विकास होगा और वर्गीकरण करने का। ठीक है, तो वो तुलना करेगी और उनका क्लासिफिकेशन कर पाएगी। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि जब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? तो रूढ़िवादिता को वो बताना चाहती है कि रूढ़िवादिता का भ्रम तोड़ना चाहती हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती हैं। पहले क्या था, पहले केवल मेल्स ही जा सकते थे, लेकिन अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने फीमेल्स को भी अलाउ कर दिया है। तो इससे क्या होगा, एक जो लैंगिक जो जेंडर वाइसनेस थी वो ख़त्म होगी। शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे इससे क्या होगा, इससे शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता आएगी और संवेदनशीलता का उनके अंदर विकास होगा, जिससे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकें और जितना भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, जब उपयोग हो तभी उसका यूज़ कर सकें। पानी वेस्टेज होने से बचाएं, पॉल्यूशन ना करें। और कहीं वैसा पॉल्यूशन है, सूखा पॉल्यूशन, तो उसको जलाएं ना, जिससे कि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, उनसे भी पॉल्यूशन ही बढ़ता है। उसका कुछ दूसरा तरीका ढूंढें जिससे वो डिकम्पोज हो जाए। आगे बात करते हैं। आगे बोलता है कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी यानी कि छात्र की बात करें, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनता है। तो जब बच्चा कल्पना करता है या पूर्वानुमान लगाने लगता है, तो जो रियल लाइफ है उसकी चिंता जो है, या फिर रियल लाइफ में जो चीज़ चलती हैं या चलने वाली हैं, तो उनको एनालिसिस करता है, उनको एनालाइज करता है, समझता है उनको। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। खोजने की प्रक्रिया या व्यावहारिक क्रियाएं बच्चे में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करेंगे। बच्चे के अंदर अगर खोजने की प्रक्रिया का विकास होगा तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, यानी कि उसका मेंटली उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जीव तथा उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो जीव और उनके वातावरण के आपसी संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये होगा आपका
एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। आगे चलते हैं। संरचना के आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को विभाजित किया जाता है। तो संरचना के आधार पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत भूभाग पर स्थल का विस्तार है। तो 29% यानी कि 29% प्रतिशत भूभाग पे क्या आपका स्थल एरिया है। आगे चलेंगे। बोलता है जिस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था तो वे थे आपके कर्ट लेविन। क्या नाम था इनका? कर्ट लेविन। वर्षा की बूंदें डैश बल के कारण नीचे गिरती हैं तो गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे आती हैं। अधिकतर सूक्ष्मजीव इस वातावरण में प्रजनन प्रक्रिया अधिक करते हैं। तो जब आपका नमी वाला क्षेत्र मतलब नमी आती है जब मौसम में यानी कि बरसात वाला जो टाइम होता है उस टाइम ज़्यादा करते हैं अधिकतर सूक्ष्मजीव नमी या फिर आर्द्रता वाले वातावरण में। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु उपागम श्रेष्ठ है। तो एकीकृत। आगे बोलता है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का तो एकीकृत उपागम। तो प्राइमरी लेवल पे क्या करते हैं आपके साइंस और सोशल साइंस को एक ही सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है ईवीएस। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइंस प्लस सोशल साइंस इज इक्वल टू हमारा ईवीएस। जब बच्चा प्राथमिक लेवल पे होता है तो ईवीएस में ही आपका साइंस पढ़ा दिया जाता है और सामाजिक विज्ञान। तो इसको कहते हैं एकीकृत उपागम। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है। तो आपका जो बायोलॉजी हो गया या फिर केमिस्ट्री की जो किताब होती हैं उनमें आपको क्या मिलेगा पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नहीं यानी कि पर्यावरण का जो पढ़ने वाला हिस्सा है वो एनवायरनमेंट उसकी केमिस्ट्री की बुक में और आपको बायोलॉजी की बुक में मिलता है। विकास का प्रतीक माना जाता है तो औद्योगिक संयंत्र का विकास। पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से और खनन कार्य से। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके द्वारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। यही नहीं है केवल। आगे बढ़ते हैं। बोलता है प्रथम पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो 1992 में और संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो 1972 में मनाया गया था। बोलता है पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया तो 1974 में ये बनाया गया था भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण अधिनियम। FWP का संबंध है तो आपके जनसंख्या नियंत्रण से ये रिलेटेड होता है FWP। आगे बात करेंगे कि पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रत्येक जैविक घटक की खाद्य आपूर्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण द्वारा संभव होती है। ठीक है, कोई भी जैविक घटक को उसकी जो खाद्य आपूर्ति है या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो एनवायरनमेंट के द्वारा ही पूरी होगी। पर्यावरण शिक्षा से लाभ है तो पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ होगा? आप पर्यावरण के बारे में जान पाओगे, अवेयरनेस आएगी आपको। आप जो वेस्टेज करते रहते हो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होगा, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी होगी और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपायों का आपको पता चलेगा। पर्यावरण अध्ययन है तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन। तो नेचर हो गया और आपका जो मानव निर्मित पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। आगे बात करेंगे। बोलता है पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, तो इसका यही अभिप्राय होता है। विद्यालय में आयोजित किए जाने वाली विभिन्न पाठ्य समगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय। तो आपकी राय क्या है कि बच्चों में सामग्रिक गुणों का और सहभागिता का विकास हो, बस यही है इसका महत्व होता है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है तो भूगोल के सर्वाधिक निकट होता है। ठीक है। भूगोल में आपके क्या रहता है? मोस्टली सारा एनवायरनमेंट के बारे में, आपका नेचर के बारे में, आपके वातावरण के बारे में रहता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन की जो सबसे समीप सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी होता है। कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा में जोड़ा जाए। आगे बढ़ेंगे। बोलता है बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन छेड़ा था तो महात्मा गांधी ने। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम यह कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो छात्रों के विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, जिससे पर्यावरण शिक्षा की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। उनको पॉजिटिविटी के अंदर लाएंगे कि हाँ। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था तो पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करना इसका मेन पर्पस था। आगे बोलता है पर्यावरणीय मित्र माना जाता है तो जैविक खाद को आपको क्या मानते हैं? पर्यावरण मित्र मानते हैं। पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला द आउटलुक टावर की स्थापना की थी तो ये की थी आपकी पैट्रिक जैडिस ने। क्या नाम था इनका? पैट्रिक जैडिस। पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो पॉल्यूशन, फूड और आपका पोषण। प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है तो अतिचारण। अतिचारण जो है आपके प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित नहीं है। आगे बात करता है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो सामाजिक चेतना। आगे चलते हैं। बोलता है पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है तो नियोजित विकास से इसका संबंध होता है। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है तो भाईचारा और बंधुत्वता। घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्ग का संबंध है तो पर्यावरण अनुकूलन से इसका संबंध होता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है? तो WHO। ये क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अधिगम की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अधिगम यानी कि लर्निंग की बात कर रहे हैं, सीखना। तो अधिगम का स्वरूप केवल व्यक्तिगत होता है तो ये जो है इसके विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है और यह कथन है, यह है वुडवर्थ का। जब बालक विचार धारणाएं बनाने में सक्षम हो जाता है
तो इस अधिगम को कहा जाता है विचारात्मक अधिगम। आगे बात करेंगे, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है, तो कर्तव्य निश्चितता का सिद्धांत इनके नियमों में शामिल नहीं है। परिस्थितियों में उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, तो निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है, आपका परिस्थितियों में उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा। जब आप रेगुलरली किसी चीज़ का अभ्यास करोगे। किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होती है, यह कथन है स्किनर का। स्थायी ज्ञान संबंधित होता है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत से जो है आपका स्थायी ज्ञान रिलेटेड होता है। आगे बात करेंगे अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। कह रहा है कि शिक्षार्थियों में नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत है। तो ये आपके अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से ये संबंधित है। अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है, तो प्रबलन का सिद्धांत के अंतर्गत। तो अधिगम का जो आधार है वो प्रबलन के सिद्धांत के अंतर्गत की आपूर्ति है। अधिगम को स्थायी और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है, तो आवर्ती का सिद्धांत जो है इसको सार्थक बनाने में, सार्थक और स्थायी बनाने में महत्व होता है। आवर्ती यानी कि रिवीजन, जितना आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो तो उतना ही वो चीज़ आपको स्थायी हो जाएगी, और सार्थक आपको उतना ही ज़्यादा उसका मीनिंग समझ में आएगा जितनी बार आप उसको पढ़ोगे। तो ये चीज़ है। स्वयं करके सीखना सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत जो होता है आपका स्वयं करके सीखने का मूल उद्देश्य होता है। बोलता है कि कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है, तो ये सारा रुचि के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट की बात है। अधिगम की सफलता का एक मुख्य आधार माना जाता है, तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा हो। ठीक है, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को मतलब कोई गोल है और आप उसको प्राप्त करने के लिए जी जान एक कर रहे हो, तो अधिगम की सफलता का एक वो मेन आधार माना जाएगा। बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो मोटिवेशन का, प्रेरणा का। आगे बात करेंगे कि अधिगम के नियम से संबंधित है, तो आपका अभ्यास का नियम। अधिगम से संबंधित प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हल ने। तो प्रबलन सिद्धांत की बात करेगा जो कि आपका अधिगम से संबंधित है, तो ये इन्होंने करा था आपके हल ने। त्रुटि और अभ्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है, तो वायु प्रदूषक तत्वों, वातावरण एवं जलवायु की गहन समझ। आगे चलते हैं। बोलता है सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य नहीं है, तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना। विद्यार्थी अधिगम के लिए तभी उद्धत होता जब विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाए। ठीक बात है, तो बच्चा तभी किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होगा जब उसको एक्टिव किया जाए उस चीज़ को सीखने के लिए। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, कथन है तो गिलफोर्ड का। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, यह कथन है आपका आत्मचेतना एवं सामाजिकता का। आगे बढ़ेंगे। बोलता है मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर सबसे पहले बल दिया, तो वे थे आपके स्किनर साहब जी। मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है,
तो मंदबुद्धि बालकों के लिए जो सबसे बेस्ट सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बिल्ली पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और डैश विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है, तो ये पर्यावरण का। आगे चलते हैं। बोलता है जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपके पर्यावरण या भूगोल में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है पौष्टिक भोजन, प्रदूषण रहित जल और स्वच्छ वायु। किसी बीमारी का प्रभाव शहरों या महानगरों में सबसे अधिक देखा जाता है, तो किस बीमारी की बात कर रहे हैं? तो महानगरों में या फिर शहरों में, जो बड़े शहर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं लोग वो होते हैं आपके सांस की समस्या से, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होगा, इंडस्ट्री बहुत होंगी, तो वहाँ की एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। जलवायु संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन भूगोल की इस शाखा के तहत किया जाता है, तो जलवायु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। आगे बात करते हैं जैव ईंधन या अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल करने का मुख्य कारण है, तो संरक्षण हेतु। विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है आपको, जब आप बच्चा प्राइमरी लेवल पे होता है तो आपको जो है साइंस एज ए ईवीएस के तौर पे पढ़ाया जाएगा, साइंस और आपका सोशल साइंस। ज्ञान बैंक और डागर बैंक क्षेत्र विश्व विख्यात है, तो आपके मत्स्य उत्पादन में। खनन कार्य हेतु प्रसिद्ध है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र। बोलता है समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है, यह कथन है, तो डिमोलिंस का। डिमोलिंस ने कहा है कि समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है। विश्व का विशाल मानव समूह क्षेत्र है, तो यानी कि जो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है विश्व में, तो वो है आपका, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। जैसे भारत वाला क्षेत्र हो गया, बांग्लादेश वाला, म्यांमार वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा पॉल्यूशन निकल गया होगा तो वो सॉरी, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। मेलोनेशिया द्वीप समूह में डैश प्रजाति के लोग निवास करते हैं, तो मेलोनेशिया द्वीप में आपके ऑस्ट्रेलिया के। पर्यावरण अध्ययन में जिस विषय का संबंध सबसे अधिक है, तो पर्यावरण अध्ययन में जो है आपका ज्योग्राफी का ज़्यादा जिक्र हो, मतलब ज्योग्राफी के अंदर ही आता है आपका ईवीएस। आगे बात करेंगे छात्रों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उनका चेंज हो जाता है। भारतीय संविधान में डैश के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है, तो अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या करता है आपका, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है, तो सांस्कृतिक जानकारी देना ये इसका मेन पर्पस है। विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक के डैश पर आधारित, तो अवयवी सिद्धांत पर ये आधारित होता है आपका विज्ञान का प्रकरण का जो दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की क्लास फर्स्ट ईवीएस का, जो है आपका ये पेडागोजी वाला पोर्शन। क्लास नंबर 2 अब हम करेंगे कल। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, तो
बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जिससे हम अपना और इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए और अच्छी चीज़ ला सकें। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अगर हो सके तो, आपको अगर अच्छा लगे तो।